तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था मैकेनिज्म ऑफ सेक्रेशन ऑफ HCl। तो HCl को हम सेक्रेट कैसे कैसे करते हैं। तो अब उसको रेगुलेशन भी देख लेते हैं कि रेगुलेट किया कैसे जाता है। मतलब जैसे हम फीडबैक मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं या सब कुछ पढ़ते हैं, तो हर चीज़ के लिए बॉडी में एक रेगुलेशन मैकेनिज्म है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हम ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी एक मैकेनिज्म से एक रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम होता है, और उसके ऑपोजिट ANF काम करता है, एट्रियल नाइट्रेटरिक फैक्टर। तो ऐसे ही एक उस चीज का रेगुलेशन, मतलब रेगुलेट करना पड़ेगा। खाली HCl बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, तो ये हमारी बॉडी के लिए इफेक्ट हो जाएगा ना, एसिडिटी बढ़ जाएगी बॉडी में। होमोस्टैसिस क्या होगा, घट जाएगा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए किया जाता है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म लगाया जाता है बॉडी में। तो किस किस जगह से हम क्या 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 करके इसको रेगुलेट कर सकते हैं, तो पहले वो फैक्टर्स देख लेते हैं जो इंक्रीज करते हैं HCl सेक्रेशन को। तो पहला फैक्टर है हिस्टामिन। मैंने आपको बताया था कि हिस्टामिन का बहुत मेजर रोल होता है पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करके HCl सीक्रेट कराने का। लेकिन अब इसको हम लोग एट द सेल लेवल देखेंगे कि करता कैसे। तो इस ये निकलता कहाँ से, एंटाक्रोमाफिन लाइक सेल से निकलता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में होती है ये सेल। और फूड स्टफ, मीट, कैफेज एक्सेट्रा, ये सब खाने पे इसमें मिलता है हिस्टामिन। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यहाँ पर मैंने लिखा है नोट्स में, हम इसको थ्योरेटिकली भी समझेंगे और डायग्राम से भी देखेंगे कि इसको कैसे समझेंगे कि क्या है। तो हिस्टामिन बाइंड्स टू एस्टो रिसेप्टर वाया गैस्ट्रिक स्टिमुलेटरी इंक्रीज एडिनाइल साइक्लेस एक्टिविटी एंड इंट्रासेलुलर CMP। तो इसको समझते हैं अभी फिलहाल। आप इसको रीड कर लीजिए और बाकी इसको एकदम क्लियर कट आप खुद लिख सकते हो। मतलब ये मैंने बुक से भी लिखा है या खुद से भी लिखा है, आप खुद लिख सकते हो इसको, इतना इजी कंसेप्ट हो जाएगा ये। एसिटाइल कोलिन क्या करता है, एंडिंग ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इनर्वेटिंग द पैराइटल सेल। तो एसिटाइल कोलिन इनर्वेट कर रहा है पैराइटल सेल को। तो इसका न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन है। तो उसका एसिटाइल कोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये कैसे एक्ट करता है, वाया M3 मस्क्यूरैनिक मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर एंड इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। ये क्या करता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ाता है। जब मैंने आपको पढ़ाया था कि कैल्शियम से भी HCl सेक्रेशन बढ़ता है, तो वो वहां पर लिखी हुई चीज यहाँ प्रूफ हो रही है कि कैल्शियम से कैसे बढ़ता है, देख लो। इंटरसेलुलर कैल्शियम K+ और H+ की एक्टिविटी को बढ़ाता है। अभी मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको कि कैल्शियम का क्या काम है, ठीक है। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिन तो हमको पता ही है, जी सेल ऑफ पैरेलिक्स एंटल ग्लैंड से निकलता है। और वाया गैस्ट्रिक रिसेप्टर ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कैल्शियम रिलीज को। आपका वाइवा का ये सब उठा उठा के क्वेश्चन है, अगर टीचर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछ लेगा कि जी सेल गैस्ट्रिक रिसेप्टर के वाया एक्ट करता है, तो वो क्या इंक्रीज कराता है सेल में, तो वो कैल्शियम को इंक्रीज कराता है। सेकेंडरी मैसेंजर याद आ रहा है कुछ, प्राइमरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं उसको, प्राइमरी सेकेंडरी को। अब डिक्रीज कैसे कराएगा, तो डिक्रीज कर, अब मैंने कहा था ना कि जैसे तीन चार मैकेनिज्म थे, रेनिन था, एल्डोस्टेरॉन था, ये था, वो सब क्या कर रहे थे, यूरिन को रोक रहे थे। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन था, यूरिन ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे थे। ANF क्या करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने पर ब्लड प्रेशर को गिराएगा, तो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म लगा दिया। तो वैसे ही रेगुलेटरी मैकेनिज्म डिक्रीज करेगा एसिल सेक्रेशन को। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGE2 है, इट एक्ट्स बाय G1 रिसेप्टर। G1 नहीं है, वो GI रिसेप्टर है, जी इनिबिटरी, गैस्ट्रिक इनिबिटरी रिसेप्टर, टू डिक्रीज एडिनाइलेट साइक्लेस एक्टिविटी और इंट्रासेलुलर CAMP। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंट्रासेलुलर CAMP को क्या करेगा, रोकेगा। सोमैटोस्टैटिन आल्सो डिक्रीज H+ secretion by inhibiting release of histamine and gastrin directly। तो सोमैटोस्टैटिन का भी हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था कि सोमैटोस्टैटिन भी H+ secretion को कम करता है। वो कैसे कम करता है, तो वो इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड गैस्ट्रिक डायरेक्टली। तो जितनी बातें थ्योरेटिकली देखी, अब उनको अब देखो फिजियोलॉजी। मैंने इसको, ये नोट्स बनाते हुए टाइम मैंने इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, मुझे मुझे समझ में आता था वो कहाँ से निकलता है और करता क्या है। मेरे लिए बस नई चीज रिसेप्टर्स है, वो रिसेप्टर का मुझे नाम याद रखना है। बाकी मैकेनिज्म के थ्रू मैं आंसर बनाऊंगा अपना। अब देखो मैं कैसे बनाता हूँ। तो अब हम देखते हैं। अब तो वही डायग्राम है, ये वही चीज है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी। बस अब ये व्यू, ये रिसेप्टर का व्यू है, वो मैकेनिज्म का व्यू था, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो गैस्ट्रिन है, वो क्या करता है, वो एंटाक्रोमाफिन लाइक सेल को स्टिमुलेट करता है और हिस्टामिन को रिलीज कराता है।
तो हिस्टामिन रिलीज होने पे क्या होता है, वो अपने H2 रिसेप्टर को बाइंड करते हैं और गैस्ट्रिक स्टिमुलेटरी रिसेप्टर, गैस्ट्रिक स्टिमुलेटरी एक उसको बाइंड करते हैं, और वो गैस्ट्रिक स्टिमुलेटरी एक सिग्नल भेजती है, एडिनाइलेट साइक्लेट एक फैक्ट्री है, उसको भेजती है कि भाई एटीपी यूज करके आप साइक्लिक एएमपी बनाओ। तो ये कहाँ से आया, मतलब ये क्यों आ रहा है, ये सेकेंडरी मैसेंजर क्यों, हिस्टामिन खुद सेल में क्यों नहीं गया? तो जब हम लोग ने कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, तो वहां देखा था सेकेंडरी मैसेंजर और प्राइमरी मैसेंजर। तो एक्सेप्शन क्या थे, कुछ याद आ रहा है? जैसे स्टेरॉइड हार्मोन का रिसेप्टर इन द सेल होता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं। और कोई एक्सेप्शन, हाँ, T3 T4 याद आ रहा है, उनका भी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है, तो वो भी सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं। बाकी कोई भी हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, तो उसका रिसेप्टर हमारे सेल मेम्ब्रेन पे होगा ही होगा। देख रहे हो बेसिक से हम कितनी कितनी बड़ी बड़े कंसेप्ट को खींच सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि T3 T4 और स्टेरॉइड को छोड़ के सबका रिसेप्टर ऑन द सरफेस होता है। तो भले से मुझे H2 रिसेप्टर भूल जाए, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि सेल मेम्ब्रेन पे ही हिस्टामिन का रिसेप्टर होगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो देखो। ये आप बोलोगे कि भाई इतना इंटेंसिव कौन, इतना नहीं पूछते, लेकिन आपको लॉजिकली कोई चीज याद रह जाएगी, जो आपको पहले से ही आता है उसमें एडिशन हो जाएगा। तो मुझे भले से ये भूल गया कि H2 रिसेप्टर से बाइंड करता है हिस्टामिन, लेकिन मुझे ये तो पता होगा कि हिस्टामिन का जो रिसेप्टर है वो सेल मेम्ब्रेन पे होगा। तो आपसे पूछेगा क्यों होगा, तो आप वो दे सकते हो आंसर कि स्टेरॉइड और T3 T4 का रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होता है, बाकी सब सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू हार्मोन्स काम करते हैं। तो सेकेंडरी मैसेंजर कौन है? साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी क्या करता है, ये प्रोटीन काइनेस को जाके बोलता है कि भाई तू ये पंप को चला। किस पंप को चला? H+K+ पंप, एटीपेस पंप को तू चला और H+ को बना। ठीक है, तो अब समझ में आया कि हिस्टामिन HCl सेक्रेशन को कैसे बढ़ा रहा है? वो इस पंप को चला रहा है। क्या कर रहा है? इस पंप को चला रहा है। अब क्या होगा? अब गैस्ट्रिन क्या करता है कि कैल्शियम को बढ़ाता है सेल में। कहाँ पे बढ़ाता है? हमारे इस पैराइटल सेल में बढ़ाता है। और एसिटाइल कोलिन M3 रिसेप्टर के थ्रू यही काम करता है, मेस्कैरिन रिसेप्टर होता है, इसके थ्रू भी कैल्शियम को बढ़ा रहा है। नाम भूल गया रिसेप्टर का, लेकिन हमको ये पता है कि सबका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होगा, कोई अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ना तो इसमें कोई स्टेरॉइड है, ना तो कोई थायराइड है, T3 T4 भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब कैल्शियम रिसेप्टर, कैल्शियम काम आएगा इसमें, तो प्रोटीन काइनेस इसको काम करा रहा है। तो अब आप लॉजिकली बता सकते हो कि इसको इनिबिट कैसे करेंगे। तो एडिनाइल साइक्लेट ही साइक्लिक एएमपी को बोल रहा था ना कि भाई तू जा K+ प्रोटीन काइनेस को चला। तो PGE2 जो प्रोस्टाग्लैंडिन C2 है, वो क्या करेंगे? गैस्ट्रिक इनिबिटरी रिसेप्टर को बाइंड करेंगे, और वो क्या करेगा? वो एडिनाइल साइक्लेस को बोलेगा कि भाई तू अब ये सेकेंडरी मैसेंजर बनाना बंद कर, और ये H+ और K+ पंप को रोक दे। तो H+ K+ पंप रुक गए और HCl बनना रुक गया। इसी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन HCl को बनाने नहीं दे रहा। और कैल्शियम इस रिएक्शन का क्या होगा? को फैक्टर होगा। तो कैल्शियम जरूरी है एटीपेस पंप को चलाने के लिए। तो यहाँ पर कितने कितने सारे कंसेप्ट हमारे रिवाइज होते हैं एक चैप्टर पढ़ने में। एक स्टोमक पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं पूरी फिजियोलॉजी पढ़ रहा हूँ, एक स्टोमक पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं पूरी फिजियोलॉजी रिवाइज कर रहा हूँ। यही तरीका है फिजियोलॉजी पढ़ने का। आप उस डायग्राम को देख के बस इतना ही बोल दोगे कि भाई यहाँ पर हिस्टामिन है, H2 रिसेप्टर है, उसका इसको एक्साइटेटरी रिसेप्टर बोलते हैं। वो सेकेंड, आप जब तक उसके पीछे की हिस्ट्री नहीं बताओगे कि क्या सेकेंडरी मैसेंजर होता है, क्या प्राइमरी मैसेंजर होता है, जब आपके कंसेप्ट यहाँ नहीं क्लियर होंगे, तो ये नहीं समझ में आएगा कि क्यों साइक्लिक एएमपी निकला, क्यों कैल्शियम निकला। तो आपको ये जब समझना है, जब ये देखना है कि क्यों, ये क्यों का आंसर ढूंढने के लिए ना अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे या स्टोमक पढ़ेंगे या पूरी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि पूरा एकदम दिमाग में बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए कि कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट है, कहाँ पे कोई रिएक्शन क्यों हो रही है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ये सब प्रोसेस में, समझने के प्रोसेस में इंसान को टाइम देना पड़ता है, लेकिन आपको लाइफ टाइम रिटेन रह जाएगी चीजें। ये इंपॉर्टेंट करता है आपके लिए, लाइफ टाइम रिटेंशन होना इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको एग्जाम पास होना। एग्जाम पास होना तो मैं एक हफ्ता पढ़ ले फिजियोलॉजी तो भी आप पास हो जाओगे, लिख लोगे एग्जाम में, लेकिन आपको वो रिटेन नहीं रह जाएगा। जब आप रिटेन करना स्टार्ट करोगे, जब फिजियोलॉजी को समझना स्टार्ट करोगे, तो आप खुद 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 एकदम रिलेट कर सकते हो कितनी चीजों को। उसके बाद नीचे देखते हैं। तो अब ये रेगुलेशन ही बता रहा है कि एंट्रल से गैस्ट्रिन क्या होता है। से अब मैंने पूरा बता दिया है कि सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन कैसे इनिबिट होता है। तो उसमें GIP, VIP,
और ग्लूकागॉन, कैल्सिटोनिन, ये बताया था मैंने। फिर वेगल स्टिमुलेशन क्या करती है, कैल्शियम बढ़ाता है, कैल्शियम का फंक्शन बता दिया मैंने कैसे बढ़ाता है, एपिनेफ्रिन बढ़ाता है, हिस्टामिन बढ़ाता है, ठीक है, हिस्टामिन बढ़ाता है, एसिटाइल कोलिन बढ़ाता है, ये सब क्या करते हैं, पाराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है, एचसीएल सेक्रेशन बढ़ाते हैं। अब एसिड एंटरिंग डिओडेनम इस पे नेगेटिव फीडबैक लगाता है, क्या करता है, एसिड एंटरिंग डिओडेनम इस पे नेगेटिव फीडबैक लगाता है। एक और कंसेप्ट याद रख लो, जीआईपी, वीआईपी, ग्लूकागॉन, कैल्सिटोनिन जी सेल को इनिबिट करते हैं, किसको, जी सेल को इनिबिट करते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करता है, पैराइटल सेल को डायरेक्टली इनिबिट करता है कि तो भाई HCl ना बना। यहाँ देखो ये डायरेक्टली पैराइटल सेल को इनिबिट कर रहा है ना। और ये जो सारे जीआईपी, वीआईपी, ग्लूकागॉन, कैल्सिटोनिन थे, ये गैस्ट्रिन सेक्रेशन को रोक रहे हैं। वेगल स्टिमुलेशन भी गैस्ट्रिन सेक्रेशन को रोक रही है, डाइजेशन के प्रोडक्ट भी गैस्ट्रिन सेक्रेशन को बढ़ा रहे हैं। वेगल स्टिमुलेशन भी बढ़ा रही है, कैल्शियम भी बढ़ा रहा है, एपिनेफ्रिन भी बढ़ा रहा है, और हिस्टामिन और एसिटाइलकोलिन डायरेक्टली पैराइटल सेल को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि भाई तू HCl बना। तो ये डायग्राम से हमको ये समझ में आया कि भाई HCl का क्या काम था और HCl बनाया कैसे, HCl को रेगुलेट कैसे किया, HCl का निकलने का मैकेनिज्म क्या है बॉडी में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, और इसको अगर टिप्स पे रख लोगे तो बहुत चीज स्टमक में आप बहुत अच्छा करोगे, स्टमक के पूरे फिजियोलॉजी में आप अच्छा करोगे जब ऐसे पढ़ोगे। आगे देखते हैं। तो अब यहाँ तक की बात हो गई, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो सेक्रेशन कैसे होता है गैस्ट्रिक जूस का, और रेगुलेशन कैसे होता है। तो अब तक हम लोग ने HCl का सेक्रेशन, और ये तो HCl एक पार्ट है ना गैस्ट्रिक जूस का, सारे गैस्ट्रिक जूस का कैसे सेक्रेशन होता है और सारे गैस्ट्रिक जूस का कैसे रेगुलेशन होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ तक की बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि फिजियोलॉजी अब आपको समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। ऑर्गन पे थे हम, टिश्यू पे आए, टाइट जंक्शंस देखे, गैप जंक्शंस देखे, फिर उसके बाद हम और आगे आए तो सेल देखे, सेल में रिसेप्टर देखे, हार्मोन एक्शन का कंसेप्ट देखे, न्यूरॉन का कंसेप्ट देखे। तो ऐसे जब हम पढ़ते हैं ना तो हमको रिवीजन होते रहता है, हमारा रिवीजन होते रहता है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो या कंटेंट पसंद आया, बहुत मेहनत लगती है एक्सप्लेनेशन बनाने में या नोट्स बनाने में, तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और बाकी स्टूडेंट्स को भी बताइए कि ऐसे फिजियोलॉजी इतनी इजी हो गई है, ऐसे पढ़नी चाहिए। तो आज के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वेलकम।